एक बार फिर आया है मौका बाजारों को बेहतर जानने का, जैसा आपने पहले भी अनुभव किया है। 2016 2018 2021, क्योंकि एक बार फिर आ गया है कोटक इक्विटी कोलोक्वियम, एक ऐसा मंच जहां भारत के सबसे बड़े बाजारों के बारे में ज्ञान मिलता है। कोटक इक्विटी कोलोक्वियम भारत का छठा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड। तो हो जाइए शामिल उद्योग जगत के सबसे बड़े नामों के साथ। बढ़ाइए अपनी जानकारी इनके बाजार के महाज्ञान के साथ। जानिए क्या होंगे आने वाले कल के प्रचलन और बाजारों के हाल। मौका है इन जानकारों के अनुभव का लाभ उठाकर अपने निवेशकों के साथ बांटने का। गहराई से जानिए उन क्षेत्रों के बारे में जो आपके आने वाले कल को बनाएंगे, जिससे आपको मिल सकती है मदद आगे बढ़ने में। पाइए एक नया नजरिया और नए साधन जो आपकी व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो आइए शामिल हो जाइए कोटक इक्विटी कोलोक्वियम। नमस्कार। इक्विटी कोलोक्वियम मार्च 2021 में आप सभी का स्वागत है। इस महीने हम ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर पे एक प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। हमारे साथ उपस्थित है हर्षा उपाध्याय, जो हमारे हेड ऑफ इक्विटीज़ और CIO है, मंदार पवार, जो हमारे इक्विटी एनालिस्ट है, जो इस सेक्टर पे एक प्रेजेंटेशन करेंगे। आपका फीडबैक और सपोर्ट हमें इनकरेज करता है कि हम हर महीने इसी तरह अलग अलग सेक्टर्स पे प्रेजेंटेशन पेश करें और ये जानकारी आप तक पहुंचाएं। आपका फीडबैक और सजेशन ऐसे ही हम तक पहुंचाते रहिए ताकि हम हमारे इस प्रोग्राम को और अच्छा कर सकें। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं हर्षा उपाध्याय को इनवाइट करूंगा कि डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया और एक और बार वेलकम टू इक्विटी कोलोक्वियम मार्च 2021। नमस्कार दोस्त, इस आर्थिक वर्ष का आखिरी इक्विटी कोलोक्वियम आज हम पेश करने जा रहे हैं। इसमें मेरा जो कलीग है मंदार पवार, जो एक दशक से ज़्यादा कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं और कमोडिटी सेक्टर्स को एनालाइज कर रहे हैं, वो इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले संक्षिप्त में मैं बाज़ार के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। लास्ट मंथ में एक्चुअली थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी और सेंटिमेंट्स, जो बुलिश सेंटिमेंट था, उसमें थोड़ा सा रुकावट आया हुआ है। तो काफ़ी इन्वेस्टर्स इसके बारे में सोच रहे हैं कि ये क्या ट्रेंड चेंज हो गया है क्या, या वैल्यूएशंस इतने महंगे हैं कि काफ़ी टाइम के लिए हम करेक्शन के दौर में गुजरेंगे क्या। लेकिन हमें लगता है कि इसके लिए एक दो कारण हैं जिसके वजह से मार्केट में थोड़ा सेंटिमेंट्स चेंज हुए हैं और थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ा है। एक तो है जो फिक्स्ड इनकम यील्ड्स जो हैं, ट्रेजरी यील्ड्स, वो थोड़ा ऊपर जा रहे हैं इन्फ्लेशन के साथ साथ, सिर्फ भारत में नहीं लेकिन वर्ल्ड में भी। और उसके चलते हुए थोड़ा सा ये आशंका है कि क्या इंटरेस्ट रेट्स इतने बढ़ेंगे कि वो बिजनेसेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्या प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट होगा, ये सब क्वेश्चंस आ रहा है। लेकिन हमारे हिसाब से ये तो एक नॉर्मलाइजेशन का दौर में हम हैं, जहाँ पे पूरे विश्व में इंटरेस्ट रेट यील्ड्स बहुत नीचे गए थे और उस लेवल से थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन को देखते हुए थोड़ा बहुत ऊपर आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सेंट्रल बैंक आज के दिन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज़ करने का मूड में है।
कई सारे सेंट्रल बैंकर्स का स्टेटमेंट्स भी आया है जहां पे उन्होंने बोला है कि ये पूरे जो साल है 2021 का, इसमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ते हुए वो लोग नहीं देख रहे। तो ये एक एक बहुत बड़ा कंफर्ट है। और जो दूसरा है इन्फ्लेशन का बात, इन्फ्लेशन भी सीजनली थोड़ा सा ड्रॉप होना चाहिए आगे जाते हुए, और उसके हिसाब से भी थोड़ा इंटरेस्ट रेट यील्ड्स मूवमेंट जो है उसमें कंसोलिडेशन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा है तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन कंपनीज पे। एटलीस्ट जो पहले के जो लक्षण हैं उसके हिसाब से तो ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जो कंपनीज वॉल्यूम ग्रोथ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वहाँ पे एग्जांपल पे तौर पे ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने देखा है कि अप्रैल 1 2021 से प्राइस इंक्रीज हो रहा है। काफ़ी सारे अन्य क्षेत्र में भी यही ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यही है कि वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रांग है और प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक कंसर्न की वजह से भी थोड़ा सेंटिमेंट में चेंजेस दिखाई दिए, वो है कोविड को लेते हुए। विश्व में तो सेकेंड स्पाइक ऑलरेडी हो गया था, लेकिन भारत में काफ़ी कंटेनमेंट हुआ था। लेकिन पिछले 3-4 वीक में फिर से हमको देखने को मिल रहा है कि कोविड केसेस बढ़ जा रहे हैं। लेकिन हमारा ये व्यू है कि इस बार हम पैन इंडिया लॉकडाउन जैसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं देखेंगे, क्योंकि साथ साथ में वैक्सीनेशन भी हो रहा है और एक तरह से ट्रीटमेंट भी ठीक ठाक ही हो रहा है कोविड के लिए। सो उसको देखते हुए हमें नहीं लगता है कि पूरा कॉरपोरेट सेक्टर को और पूरा इकोनॉमी को एक झटका मिलेगा। कुछ कंपनीज को कुछ जगहों पे शायद हो सकता है कि कुछ अड़चन आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि इतना बड़ा नेगेटिव नहीं रहेगा। एनीवेज मार्च और जून क्वार्टर में फेवरेबल प्रीवियस ईयर का बेस भी है, तो उसको चलते हुए और जो इम्प्रूवमेंट हमने देखा है जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तो हमें लगता है कि जो अर्निंग्स ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है वो तो बरकरार रहेंगे और वो मीट भी होते हुए दिखते हैं। तो हमारे हिसाब से ये जो करेक्शन आया है, हो सकता है और थोड़ा वोलेटिलिटी कंटिन्यू हो या टाइम वाइज करेक्शन हो, लेकिन इस माहौल को यूज़ करते हुए इक्विटी अलोकेशन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा 12,500 के बाद जो मार्केट एक तरफ मूवमेंट दिया था, उसमें काफ़ी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे। तो उनके लिए एक मौका है कि इस लेवल पे एक्चुअली वो इन्वेस्ट करें और लंबे अवधि के लिए निवेश करें एंड उसका बेनिफिट लें। और आज का जो इक्विटी कोलोकियम का फोकस है वो रहेगा कमोडिटीज सेक्टर। इसमें मंदार पवार डिस्कस करेंगे पहले ऑयल एंड गैस सेक्टर, और उसके बाद बात करेंगे मेटल्स, जहाँ पे स्टील और अन्य मेटल्स के बारे में बात करेंगे। इसमें उनका फोकस यही रहेगा कि डिमांड सप्लाई सिचुएशन को एक्सप्लेन करना, जो भी इंडस्ट्री में ट्रेंड्स नए दिख रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा जो मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में। और ये भी हम सुनेंगे उनसे कि इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, या ESG लेते हुए, एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स को लेते हुए क्या क्या काम चल रहा है और कितना हम उस पर फोकस करना चाहिए। ये सभी बातों पे उनका उसके बाद हम आप अगर किसी का कुछ क्लैरिटी चाहिए वो हम आपको पेश करें। अभी मैं मंदार पवार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आके आपसे बात करें। धन्यवाद। नमस्कार। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज हम बात करने जा रहे हैं कमोडिटी क्षेत्र के बारे में, जो किसी भी इकोनॉमिक साइकिल से काफ़ी जुड़ी होती है और इनमें एक अहम भूमिका भी निभाती है। कमोडिटी बाज़ार और उनसे जुड़े जो स्टॉक्स हैं, जबकि दशकों से मौजूद है और हम इनसे काफ़ी जानकार भी है। लेकिन अब वे एक नए दौर की तरफ मुड़ रहे हैं। आज हम इसी चल रहे बदलाव के बारे में बात करेंगे।
पहले हम ये जान लेते हैं कि कमोडिटीज की किसी भी इकोनॉमिक साइकिल में महत्व भूमिका क्यों होती है। आज अगर हम पूरे विश्व की जीडीपी अगर देखें तो करीबन 81 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास में है, जिसमें से औद्योगिक जीडीपी करीबन 23 ट्रिलियन डॉलर। इसमें से एक छठा भाग यानी करीबन 4 ट्रिलियन डॉलर एनर्जी और मेटल्स यानी ऊर्जा और धातुओं से संबंधित जो औद्योगिक कमोडिटीज है उनका है। अ, ऐसे कौन से कारण है जिनसे ये कमोडिटी साइकिल्स और कमोडिटीज के कीमतें चलती हैं? अगर हम देखें तो 4 प्रमुख कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण है डिमांड और सप्लाई के बीच का संतुलन। ये डिमांड और सप्लाई के बीच का जो उतार-चढ़ाव होता है, उससे कमोडिटीज़ की कीमतें सेट हो जाती है। और इसका उल्टा भी सही है कि जब भी कीमतों की वजह से डिमांड और सप्लाई में भी बदलाव नज़र आता है। हालाँकि कीमतें और डिमांड सप्लाई के बीच का ये खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन इसके अलावा एक और अहम कारक है, जो है कॉस्ट कर्व। यानी इन वस्तुओं के जो माइनिंग और प्रोडक्शन यानी खनन और उत्पादन करने में जो खर्चा लगता है, उससे भी कमोडिटी की कीमतें निर्धारित होती है। अभी ये कमोडिटी कीमतों की यूएस डॉलर से एक विरुद्ध नाता है। ये सभी कमोडिटीज की कीमतें मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर में जताई जाती है, क्योंकि ये विश्व स्तर पे इनका व्यापार होता है, तो वो यूएस डॉलर्स में इनकी कीमतें बताई जाती है। अगर अमेरिकी डॉलर मजबूत हो तो इनसे ये कमोडिटीज की कीमतें लोकल करेंसी में ये बढ़ जाती है और उनकी उस वजह से मांग घट जाती है, मतलब दर बढ़ने से। और मांग घटने की वजह से उनकी कीमतों पर भी एक नेगेटिव असर हो जाता है। लिक्विडिटी और फंड फ्लो कुछ ऐसे अन्य कारक हैं जिनके प्रभाव से कीमतों पर भी होता है, खासकर तेल और बेस मेटल जैसे कमोडिटीज जो एक्सचेंज पे खरीदे और बेचे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी कमोडिटीज यानी ऑयल एंड गैस के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बताया कि डिमांड और सप्लाई ऐसे प्रमुख कारक है जो कीमतें करती है। तो हम देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में ये दोनों कारक में कैसे बदलाव आया है। सबसे पहले सप्लाई की तरफ ध्यान देते हैं। वर्ष 2020 को थोड़ा-सा नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि कोविड की वजह से ये काफ़ी असामान्य वर्ष था। लेकिन उसके पहले के 20 साल यानी 1999 में दुनिया में करीबन 71 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन का उत्पादन होता था। यह संख्या अब 2019 में 95 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर पहुंच गई है। विश्व में कच्चे तेल के उत्पादन का 1/3 हिस्सा ओपेक का है। हालांकि इन वर्षों में करीबन 6.5 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन की वृद्धि ओपेक की तरफ से थी। रूस ने भी उनकी तरफ से तेल के उत्पादन में करीबन 5.5 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन से बढ़ाई है और अमेरिका द्वारा भी लगभग 9 मिलियन बैरल से बढ़ाया गया है। विश्व में कच्चे तेल का उत्पादन ओपेक का प्रभाव अभी भी उस पर भारी है, लेकिन रूस और अमेरिका आज उस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि वो ओपेक को टक्कर दे सके। पिछले दशक में शेल बूम ये तेल बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण घटना रही है, जिसके कारण अमेरिकी तेल उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। ओपेक अपने सदस्यों द्वारा उत्पादन का नियंत्रण करके तेल की कीमत पर एक फ्लोर निर्धारित करती है और जबकि तेल की कीमतें बढ़ने से शेल ऑयल का उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है जो एक सीलिंग की तरह काम करती है।
डिमांड की बात करें तो बाजार में एक दिलचस्प बदलाव दिखाई देता है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। 1999 में यह विश्व खपत के 26% था, लेकिन पिछले 20 वर्षों में इनके जो डिमांड है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है और इसकी वजह से इनकी हिस्सेदारी घटकर अभी 20% हुई है। इन पिछले 2 शतकों में तेल की मांग चीन और भारत द्वारा बढ़ाई गई है। जितनी मांग विश्व में बढ़ी है उसके 57% यह 2 देशों से आई हुई है। 1999 में दोनों मिलकर बाजार के करीबन 9% थे। अब वे बाजार के 20% तक हुए हैं, यानी अमेरिका जितने बड़े हुए चुके हैं। इसलिए भविष्य में तेल की मांग अमेरिका, चीन और भारत में हो रहे आर्थिक विकास पर काफी हद तक निर्भर रहेगी। हमने तेल की मांग को देखा प्रदेशों के हिसाब से, अब इन्हें उपयोग के नजरिए से देखते हैं। डिमांड का 57% हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र की तरफ से आता है और बाकी का हिस्सा आवास और औद्योगिक उपयोग का होता है। इस 57% जो डिमांड है इस पे कोविड-19 का बड़ा परिणाम हुआ है, जहां वर्क फ्रॉम होम और हवाई यात्रा में जो कटौती हुई है, इन वजहों से शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इनकी डिमांड थोड़ी सी नष्ट हुई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल्स में जो विकास हो रहे हैं उनके कारण भी लंबी अवधि में इनकी मांग थोड़ी सी नष्ट होने के आसार नजर आते हैं। ईएसजी के बढ़ते विचार भी ऑयल मार्केट के लिए भावी हो रहे हैं और तेल के भविष्य पर सवालिया निशान लग रहे हैं। ऑयल प्रोजेक्ट्स और उसके लिए ज़रूरी फंडिंग मिलना मुश्किल हो रहा है। तेल और गैस के उत्पादकों के लिए ये निवेश के फैसले को चुनौती दे रही है। इसके अलावा यह दुनिया भर में तेल और गैस कंपनियों के वैल्यूएशंस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। हालांकि आने वाले वक्त इस कमोडिटी के लिए गंभीर दिखाई देती है, लेकिन कुछ ऐसे भी कुछ हुआ है जिसका परिणाम शायद उल्टी तरफ चौंका सकता है। इस क्षेत्र में लंबे समय तक एक अंडर इन्वेस्टमेंट हुई है, क्योंकि 2008 के बाद यानी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ईएनपी में जो कैपेक्स लगता है उसको में काफी बड़े पैमाने तक काट दिया गया और इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि किस तरह से पिछले 10 साल में ये अंडर इन्वेस्टमेंट हुई है। ये ईएनपी पूरे होने में ईएनपी प्रोजेक्ट्स पूरे होने में काफी लंबा समय लगता है और भले ही शेल ऑयल लाने में थोड़ा कम समय लगता हो, लेकिन कोविड-19 के बाद जो डिमांड में जो अपेक्षा है कि काफी सुधार आ सकता है, उसको मैच करने के लिए शायद सप्लाई पीछे रह सकता है और उसमें ऑयल मार्केट में थोड़ी सी एक टाइटनेस हो सकती है। कमोडिटी के रूप में तेल का महत्व यहाँ से घट सकता है, लेकिन आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में हुई अंडर इन्वेस्टमेंट के कारण अंतिम में कुछ प्रभाव दिख सकते हैं और तेल से संबंधित कुछ निवेश के लिए बढ़िया अवसर भी मिल सकते हैं। इस बदलती दुनिया में भारत कहाँ खड़ा है? तो अगर हम पिछले 10 से 12 साल में देखें तो भारत में तेल की बढ़ती मांग में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन वास्तव में घरेलू उत्पादन में मामूली गिरावट आई है। इस कारण पिछले 12 वर्षों में भारत की आयात या इंपोर्ट पर जो निर्भरता है वो करीबन 75% से बढ़कर अभी 87% पे आ गई है और तेल आयात की जो बिल है, इंपोर्ट बिल, उसमें भी काफी वृद्धि हुई है। अभी आयात बिल में अगर कोई गिरावट देखी है पिछले कुछ सालों में, तो वो तेल के भाव कम होने से हुए हैं। इसलिए ये तेल की कीमतों में जो अस्थिरता होती है उसका भारत के फिस्कल पर बड़ा असर पड़ता है। भारत के गैस आवश्यकता के मामले में भी आयात पे निर्भरता बढ़ते जा रही है। हालांकि ये तेल के मुकाबले उतनी गंभीर स्थिति नहीं है। आयात किया हुआ एलएनजी
गैस यानी आयात किया हुआ LNG गैस भारत के कुल गैस आवश्यकता के 55% हिस्सा है। हालांकि 12 साल में ये बढ़ के 28% से बढ़ चुका है, लेकिन 55% ये अभी भी एक कंफर्टेबल सिचुएशन है। यहाँ के ऑयल में ये करीबन 87% है। भारत में पेट्रोलियम सेक्टर में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज देखा है पिछले कुछ सालों में। ये अंडर रिकवरी की समस्या को काफी हद तक दफनाया गया है। ये पेट्रोलियम अंडर रिकवरी जो वित्त वर्ष 2014 में 1,62,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई थी, उसे अभी वित्त वर्ष 2020 में करीबन 24,000 करोड़ तक नीचे लेके आया गया है। तो इनसे भारत में तेल क्षेत्र में पेट्रोलियम सेक्टर में काफी तुलना में एक बेहतर स्थिति में आ चुकी है। ये दुनिया में जो एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, जिससे फॉसिल फ्यूल से हम जैसे कि फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला या तेल से हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मुड़ रहे हैं। इसमें प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी अभी भी बढ़ सकती है, क्योंकि इसका कार्बन उत्सर्जन कम होता है और तेल और कोयले की ये जगह ले सकते हैं। BP एनर्जी आउटलुक की एक स्टडी है जिसके अनुसार तेल का महत्व शायद पीक पर है और यहाँ से ये गिर सकता है। दूसरी ओर प्राकृतिक गैस क्षेत्र में उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा है। ये BP एनर्जी आउटलुक के अंदाजों से ऐसा लग रहा है कि प्राकृतिक गैस का की सालाना खपत कम से कम वर्ष 2030 तक तो हर साल बढ़ते रहेगी। ये भारतीय गैस क्षेत्र के लिए ये एक समान है, जहाँ पे देश में गैस की मांग बढ़ने के लिए कुछ चीजें होनी आवश्यक है और ये सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखें तो सरकार की नीतियां, पॉलिसीज। तो भारत की एनर्जी बास्केट में गैस की हिस्सेदारी आज के दिन करीबन 7% है, जिसे सरकार 2030 तक इसे 15% तक लेके जाने का लक्ष्य रखा हुआ है। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए नियम लाए जा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में फॉसिल फ्यूल जैसे तेल, पेटकोक या फिर कोयले पे उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। सिटी गैस और पाइपलाइन टैरिफ के रिलेटेड जो रेगुलेशंस है वो बनाए जा रहे हैं। ऐसे इत्यादि कई चीजें हैं जो अब तक हो चुकी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी है जो पूरी होने बाकी है। जैसे कि GST के तहत नेचुरल गैस को लेके आना, और अगर ये हो जाता है तो ये गैस सेक्टर को काफी तेजी से बढ़ावा दे सकती है। देश के पश्चिम और पूर्वी तट पर LNG टर्मिनल्स लगाए जा रहे हैं ताकि गैस के आयात आसान हो सके। ऊर्जा गंगा जैसे प्रमुख पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं जो उत्तर और पूर्व भारत की जो बेल्ट है उसको जोड़ रही है और नेशनल ग्रिड से। आज भारत में करीबन 17,000 किलोमीटर के पाइपलाइन मौजूद है। ये पाइपलाइन नेटवर्क को अगले कुछ सालों में 32,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। CGD लाइसेंस के भी जो दौर हुए हैं, जहाँ पे लाइसेंस कंपनियों को लाइसेंस से बांटे गए हैं, वो CGD प्रोजेक्ट्स तैयार करने के लिए नियम बनाए गए हैं। तो ये होने से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी विकसित हो सकता है। ये ज्योग्राफिकल कवरेज आज के दिन करीबन अपनी जनसंख्या के 20% तक नेचुरल गैस पहुंच रहा है। ये जिस तरह से CGD लाइसेंस बांटे गए हैं और जिस तरह से ये प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो ये आंकड़ा 20% से अभी 2030 साल में 70% जनसंख्या तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्तमान में अभी करीबन 2200 CNG स्टेशन है देश में। इसमें करीबन और 8,000 CNG स्टेशन जोड़े जा सकते हैं।
गैस की कीमत बहुत मायने रखती है, क्योंकि हर भाव पर डिमांड अलग-अलग होता है। परिवहन क्षेत्र यानी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में कीमतों को लेकर स्पष्ट लाभ है, जहाँ पे डीजल और पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी करीबन 40 से 70% सस्ता है और एलपीजी के मुकाबले घरेलू पीएनजी करीबन 25% सस्ता है। हालांकि बिजली उत्पादन करने वाले बड़े खरीदार काफी प्राइस सेंसिटिव है और इसलिए भारत में गैस की खपत में अगर बढ़त होनी है तो गैस की कीमतें सही रहनी महत्वपूर्ण है। तो संक्षेप में हम ये कह रहे हैं कि हम भारत का जो पेट्रोलियम सेक्टर है उसको एक टैक्टिकल सेक्टर के रूप में देखते हैं, जबकि जो गैस सेक्टर है उसको एक स्ट्रक्चरल सेक्टर के हिसाब से देखते हैं। तेल में गिरावट का रुख जारी रह सकता है, लेकिन गैस क्षेत्र में वृद्धि बरकरार रहेगी। तेल की मांग काफी हद तक परिवहन क्षेत्र से आती है और यहाँ पे थोड़ी सी अस्थिरता दिखाई दे रही है, लेकिन गैस के काफी विविध उपयोग है, जिसके कारण वो काफी स्थिर है। तेल का पर्यावरण पे काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन गैस एक स्वच्छ विकल्प के रूप में उभर कर नजर आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं मेटल्स एंड माइनिंग क्षेत्र की तरफ। तो इस क्षेत्र में हम उनको दो भागों में विभाजन कर सकते हैं। एक है कि आयरन एंड स्टील यानी इस्पात, जिसे फेरस सेक्टर भी कहा जाता है, और है बेस मेटल यानी नॉन फेरस, जहाँ पे एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, निकल जैसे धातुओं का समावेश होता है। स्टील सेक्टर यानी इस्पात सेक्टर में अगर हम डिमांड देखें तो ज्यादातर वो बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से आती है, जो कि करीबन 52% के करीब है। उसके बाद मशीनरी और ऑटोमोबाइल है, जिनकी कुल मांग के 16% और 12% है। फिर आते हैं मेटल प्रोडक्ट्स, घरेलू उपकरण, बिजली के उपकरण, जो बाकी के हिस्से में उनका कंट्रीब्यूशन करते हैं। मेटल्स इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है चीन का दबदबा, जो पिछले 20 वर्षों में बड़े पैमाने पर विकसित हुआ है और वो भले डिमांड हो या सप्लाई हो, स्टील में स्टील की पोजीशन वो काफी हद तक मजबूत हुई है। वर्ष 1999 में चीन विश्व इस्पात हुआ करता था, लेकिन अब ये करीबन 53% पे आ चुका है पिछले 20 सालों में, यानी 8 गुना बढ़ चुका है। इसके अलावा डिमांड यह दुनिया के मांग के करीबन 17% हुआ करता था 1999 में। आज वो 2019 में बढ़ के उसका 71% हो चुका है, यानी 7 गुना बढ़ोतरी हुई है। अगर हम नॉन फेरस सेक्टर की तरफ देखें तो उधर भी चीन विश्व के मांग हो या डिमांड हो या सप्लाई हो, दोनों तरफ उनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। अभी उत्पादन के लिहाज से अगर हम देखें तो चीन एल्यूमिनियम के विश्व उत्पादन के करीबन 56% हिस्सा है। कॉपर में उनका हिस्सा करीबन 40% है, जिंक में करीबन 45% और निकल में करीबन 35%। इसके लिए इस कारण चीन में जो नीतियां और नियम निर्माण होते हैं, लाए जाते हैं, या जहाँ पे बिजनेस साइकिल जिस तरह से चलते हैं, या लोकल फैक्टर्स जिस तरह से उनमें जो बदलाव आता है, उसके कारण इसका तो पूरे विश्व के बाजार पे उसका प्रभाव दिखाई देता है। अभी मेटल सेक्टर में चीन और देशों के बीच काफी अंतर है। अगर हम देखो, चीन लगभग प्रतिवर्ष 1 बिलियन टन की स्टील उत्पादन करता है। उसके बाद सबसे नंबर आता है भारत का, दूसरे नंबर पे,
जो करीबन 110 मिलियन टन, यानी हम चीन के 10% है। तो ये काफी बड़ा अंतर आ जाता है। हालांकि भारत स्टील उत्पादन पे दूसरे नंबर पे है, लेकिन अगर हम पर कैपिटा कंजम्पशन यानी प्रति व्यक्ति जो खपत होती है स्टील की, अगर उस नजरिए से देखें तो भारत अन्य देशों की तुलना में काफी पीछे है। भारत के मुकाबले चीन करीबन 9 गुना है पर कैपिटा कंजम्पशन में। दक्षिण कोरिया करीबन 14 गुना है। यहाँ तक कि कुछ देश जैसे ईरान, मेक्सिको, रूस और टर्की भी अ, ये देश भी भारत के मुकाबले करीबन 3 से 4 गुना बड़े हैं पर कैपिटा कंजम्पशन के मेट्रिक्स पे। सो तो ये हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भले ही उत्पादन में भारत की पोजीशन दूसरे नंबर पे है, लेकिन इसके बावजूद आने वाले वर्षों में भारत में इस्पात की खपत और उत्पादन दोनों बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं। इस सेक्टर को 2020 में कोविड महामारी की वजह से काफी बड़ा फटका लगा था, लेकिन इसके पश्चात अभी ये सेक्टर काफी तेजी से सुधार रही है। दुनिया भर में आईआईपी का आंकड़ा पॉजिटिव क्षेत्र में चला गया है और ये पीएमआई नंबर भी 50 के ऊपर आ गए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि दुनिया की आर्थिक स्थिति सुधर रही है और जो इकोनॉमी है ये सब मार्केट्स में वो एक्सपांड हो रही है। तो इसका फायदा मेटल सेक्टर्स को होगा। अगर भारत का मेटल सेक्टर देखें तो ये दोनों फेरस और नॉन फेरस जो विश्व में सुधार हो रहा है, आर्थिक सुधार हो रहा है, उसका तो फायदा मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ भारत में भी ऐसे कुछ घरेलू फैक्टर्स है जिसके बदौलत ये सेक्टर अच्छा करने की उम्मीद है। लेकिन साथ में भारत के ये जो फैक्टर्स जो पॉजिटिव है उसमें कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो वो है जैसे कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, भले ही वो रोड हो, रेलवेज हो, वाटरवेज हो या एविएशन हो, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी आवास में सुधार लाया जा रहा है, विद्युतीकरण फैलाया जा रहा है। जैसे हमने पहले भी बात की कि ऑयल एंड गैस के पाइपलाइंस का जो नेटवर्क है वो देश में फैलाया जा रहा है, और ऑयल एंड गैस के अलावा पानी के लिए भी जो पाइपलाइन है वो भी फैलाए जा रहे हैं, जिसके लिए स्टील का उपयोग होगा। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड की वजह से स्टील और मेटल्स की डिमांड बढ़ती रहेगी। पर्सनल व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स इनकी ज़रूरतें बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी बरकरार रहने की उम्मीद है और इसका फायदा भी मेटल सेक्टर को होगा। बड़ी बड़ी रेल प्रोजेक्ट्स विकसित हो रही है, भले ही वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो या बहुत सारे शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, जिसपे स्टील और नॉन फेरस दोनों सामग्रियों का बड़ा उपयोग होता है। इसी तरह मशीनरी, इक्विपमेंट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन वस्तुओं से भी वृद्धि होने से मेटल सेक्टर्स को फायदा होगा। भारत के अगर इस्पात क्षेत्र के लिए हमने देखे तो हमने एक मजबूत ट्रेंड देखा है पिछले कुछ सालों में। ये आईबीसी प्रक्रिया का परिणाम है, जिसके तहत बड़े स्टील उत्पादकों ने कई छोटे स्टील उत्पादकों को खरीद लिया है। अगर हम टॉप 5 स्टील प्रोड्यूसर्स यानी टॉप 5 स्टील उत्पादकों का 2019 और 2010 का आंकड़ा देखें तो वो उत्पादन के करीबन 58% हिस्सा था, सॉरी 48% हिस्सा था, जो अभी बढ़कर 7% हो चुका है। तो एक और पॉजिटिव ट्रेंड हमने ये देखा है कि ये जो मेटल कंपनीज है और जो आगे जो फ्रंटलाइन मेटल कंपनीज है, इन सब के कर्जे काफी भारी से काफी तेजी से उतर रहे हैं। के खिलाड़ी इनके जो बैलेंस शीट पर जो जोखिम था कि उनके कर्ज काफी हद तक
नीचे हैं वो अभी उनको काफी तेजी से घटाया जा रहा है। ये कमोडिटी प्राइस ऊपर रहने की वजह से है और उनकी तरफ से भी एक कैपिटल एलोकेशन में एक डिसिप्लिन लाया गया है, जिसकी वजह से ये जो कर्जे का जो बोझ है उसको कम किया जा रहा है और ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू बना के दे रही है। मेटल क्षेत्र में भी ईएसजी की एक बड़ी भूमिका है। तेल के मामले में हमने देखा कि ईएसजी की चिंताएं पर्यावरण को लेकर है, लेकिन मेटल्स के मामले में पर्यावरण, सामाजिक शासन, ये तीनों मोर्चों पे चुनौती है। ये सिर्फ भारतीय कंपनियों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के मेटल कंपनियों के लिए भी लागू होती है। पर्यावरण संबंधी कारक भले ही तेल क्षेत्र की तुलना में कम हो, लेकिन कार्बन और ग्रीन हाउस का जो उत्सर्जन होता है या जंगल की कटाई होती है या वेस्ट हैंडलिंग को निपटाना होता है, ये सब चीज़ों में चुनौतियां मौजूद है। मेटल क्षेत्र की इन कंपनियों से, इन चुनौतियों से उबर रहे हैं और ये पर्यावरण का प्रभाव, पर्यावरण पे जो उनका प्रभाव हो रहा है उसको कम करने के लिए एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। इसी तरह सामाजिक और शासन के जो फैक्टर्स है, इन कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा निराशाजनक है, लेकिन कंपनियां अब इसे भी सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो संक्षेप में, जबकि चीन जबरदस्त रूप से इस क्षेत्र को चलाता है और भविष्य में भी ये ऐसे होते रहेगा, लेकिन हम इसको भी अनदेखा नहीं कर सकते कि भारत में भी काफी क्षमता है और संभावना है कि काफी तेजी से बढ़ सकता है। कंसोलिडेशन के कारण व्यापार करने का जो माहौल है उसमें काफी अनुकूलता आई हुई है और बैलेंस शीट पे से जो आर्थिक कर्जे का बोझ था वो काफी तेजी से घट गया है और ये इक्विटी निवेशकों के लिए उनके नजरिए से ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे यह मेरा प्रेजेंटेशन में समाप्त करता हूँ और आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगा आपका समय देने के लिए। हम अब सवाल जवाब शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के खतरों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।